हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ एक और टॉपिक लेकर आया हूँ जो है प्लेटो का साम्यवादी विचार। ठीक है, इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने एजुकेशन पर बात किया था, प्लेटो के एजुकेशन पर बात किया था। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो देखिए जा करके। अब प्लेटो के कम्युनिज्म पर हम लोग बात करेंगे, प्लेटो के कम्युनिज्म पर बात करेंगे, साम्यवाद पर बात करेंगे। और ये जो है सो आधुनिक साम्यवाद से कैसे डिफरेंट है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो दोनों एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस लाइक जरूर किया कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिए कि आप किस कॉलेज, किस यूनिवर्सिटी या किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। सुपर थैंक्स जो फाइनेंशियली सही है स्टूडेंट, वो सुपर थैंक्स के माध्यम से इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो और मेरे चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आप लोगों की ज़रूरत है इस चैनल को, आप लोग स्टूडेंट लोग इस चैनल को सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा। मैं बहुत इजी लैंग्वेज में नोट्स लाता हूँ ताकि आप लोगों का एमए बीए का जो एग्ज़ामिनेशन है उसमें आप लोगों को कम मेहनत में अच्छी तरीके से नंबर मिल सके। ठीक है, इंट्रोडक्शन, भूमिका की अगर बात करें, जो स्टूडेंट नोट्स लिखते हैं वो कृपया नोट्स लिखिएगा ताकि बहुत सारी चीज़ें याद हो जाए, और 2-3 बार वीडियोस देख लेना एग्ज़ाम से पहले, आराम से याद हो जाएगी सारी। बहुत इजी लैंग्वेज में नोट्स बनाया हूँ। भूमिका, इंट्रोडक्शन की बात करें तो प्लेटो का साम्यवाद उसके न्याय सिद्धांत का प्रतिफल है। शिक्षा से आदर्श राज्य के विभिन्न वर्गों को उनके कर्तव्यों का ज्ञान कराने में बहुत अधिक समय लगेगा। जैसा कि हम लोग एजुकेशन देखे थे अगर प्लेटो का, तो एजुकेशन प्लेटो का 6 साल से लेकर के 35 साल तक एजुकेशन था। ठीक है, तो इससे जो है सो बहुत समय लगेगा। तो ऑन डैट केस जो है सो साम्यवाद का जो है सो कंसेप्ट दिया गया। इसलिए प्लेटो ने उसके कर्तव्य के शीघ्र ज्ञान के लिए साम्यवाद, ये साम्यवाद होगा, सॉरी, साम्यवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मानव मस्तिष्क परिस्थितियों का दास है। साम्यवाद के माध्यम से अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न की जाएंगी। प्लेटो के साम्यवाद के दो पहलू हैं। प्लेटो के साम्यवाद की अगर बात करें तो एक प्लेटो बात करते हैं संपत्ति के साम्यवाद की, और एक बात करते हैं नारी के साम्यवाद की। ठीक है, इन दो साम्यवाद के बारे में प्लेटो ने जिक्र किया है अपने प्लेटो कंसेप्ट में। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग संपत्ति के साम्यवाद के बारे में बात करते हैं। तो आदि काल में भूमि तथा संपत्ति सामूहिक होती थी। ठीक है, लेकिन आगे चलकर व्यक्तिगत संपत्ति का प्रादुर्भाव हुआ। स्पार्टा में भूमि व्यक्तिक थी, लेकिन एक नागरिक दूसरे नागरिक के भोजन, कुत्ते, अश्व और दास का उपभोग सामूहिक रूप से करते थे। ठीक है, यहाँ पर जो है सो स्पार्टा में भूमि जो थी वो व्यक्तिक थी, मतलब इंडिविजुअली थी भूमि, लेकिन एक नागरिक जो था वो दूसरे नागरिक का भोजन, कुत्ता, घोड़ा, दास जो है सो सामूहिक रूप से यूज कर लेते थे। क्रीट में भूमि एवं संपत्ति सार्वजनिक समझी जाती थी। प्लेटो ने इसी से प्रभावित होकर के संपत्ति साम्यवाद सिद्धांत का, ये दिमाग में रखिएगा, क्रीट, ठीक है, संपत्ति साम्यवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जैसे बार्कर ने कहा है कि इट इज इन सेंस स्पार्टा एंड क्रीटन practices that we may trace the deepest affinities to the system proposed by Plato in the Republic। ठीक है, इसके बारे में रिपब्लिक में ही बताया गया है प्लेटो के द्वारा, इसको दिमाग में रखिएगा। और स्पार्टा और क्रीट ये दो जगह से जो है सो प्रभावित होकर के साम्यवाद का कंसेप्ट इन्होंने दिया है। प्लेटो ने निम्नलिखित आधारों पर आदर्श राज्य के शासक एवं सैनिक को निजी संपत्ति से वंचित रखना चाहा। ठीक है, ये इनके अनुसार जो है सो जो शासक होगा और जो सैनिक होगा, इन दोनों को जो है सो संपत्ति से ही वंचित रखा गया है। इसमें जो मैंने पॉइंट्स लिखा है, पॉइंट्स एग्जामिनेशन में मिस नहीं कीजिएगा, पॉइंट्स जरूर एग्जामिनेशन में दीजिएगा। पहला है नैतिक आधार।
न्याय क्या है? यह रिपब्लिक का एक मूल प्रश्न है। न्याय की प्राप्ति राज्य में ही संभव है। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास अपने राज्य के अंतर्गत ही कर सकता है। इसलिए इस नैतिक प्रश्नों के समाधान के लिए राजनीति का सहारा लेना पड़ता है। संरक्षक वर्ग यदि निजी संपत्ति नहीं रखेंगे तो वे निस्वार्थ भाव से कार्यों का संपादन करेंगे, जिससे आदर्श राज्य में न्याय की प्राप्ति होगी। ठीक है, इनके द्वारा जो है, जो राजा होता है या जो शासक होते थे या फिर जो सैनिक होते थे, संरक्षक वर्ग होते थे, उनके पास संपत्ति रहना ही नहीं चाहिए। ठीक है, संपत्ति अगर रहेगा तो उनमें स्वार्थ जगेगा। ठीक है, और संपत्ति नहीं रहेगा तो वो निस्वार्थ भाव से जो है सो काम करेंगे और पूरे राज्य में जो है वो न्याय रहेगा, जस्टिस रहेगा। किसी तरीके का कुछ ये नहीं रहेगा कि हमको इतना संपत्ति इकट्ठा करना है, ये करना है, वो करना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मनोवैज्ञानिक आधार। निजी संपत्ति विवेक को दूषित कर देती है, इसलिए संरक्षक वर्ग को निजी संपत्ति से वंचित किया गया है। ठीक है, मीन्स अगर आपके माइंड में जो है सो पैसा आएगा तो आप खोजिएगा और पैसा आए और पैसा आए और पैसा आए और पैसा आए। ठीक है, थर्ड है व्यवहारिक आधार। प्लेटो के समय शासक भ्रष्ट हो गए थे, चूंकि उनके हाथों में राजनीतिक और आर्थिक दोनों शक्तियां थी। संरक्षक वर्ग लोभ से भ्रष्ट ना हो, इसलिए उन्हें निजी संपत्ति से वंचित रखा गया है। जैसा कि प्रोफेसर बार्कर ने कहा है कि he believes communism of property to be necessary for the simple reason that union of political and economic power in the same hands is proved by universal experience to be fatal and deleterious to political purity and political efficiency। ठीक है, इस कोटेशंस को एग्जामिनेशंस में कोट जरूर कीजिएगा आप लोग। हम लोगों ने क्या क्या देखा? पहला नैतिक आधार देखा, दूसरा मनोवैज्ञानिक आधार देखा, तीसरा व्यवहारिक आधार देखा और चौथा राजनीतिक आधार हम लोग देखेंगे। तो प्लेटो आदर्श राज्य में एकता की स्थापना करना चाहता था। यह तभी संभव है जब सभी वर्ग निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करें। संपत्ति साम्यवाद से यह संभव है। सेबाइन के शब्दों में, Plato's communism has therefore strictly political purpose। नेक्स्ट हमारा है दार्शनिक आधार। प्लेटो के साम्यवाद का दार्शनिक आधार कार्य विशेषीकरण सिद्धांत पर आधारित है। प्लेटो ने कहा है कि शासकों में ईश्वरीय धातु है, वे श्रेष्ठ और पूज्य हैं, अतः उनको संपत्ति के लोभ से दूर रहना चाहिए। The diviner metals are within them and they alone of all the citizens may not touch or handle silver or gold। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं संरक्षकों के लिए योग्यता। प्लेटो ने शासक के लिए विवेक और सैनिक के लिए साहस जैसे गुणों की योग्यता निर्धारित की है, अतः निजी संपत्ति रखने का प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक है, आपका शासक वर्ग जो कि 35 वर्ष तक एजुकेशन पूरा किए वो दार्शनिक राजा बनेंगे। सैनिक वर्ग जो 30 से 35 तक का एजुकेशन पूरा किए हैं, तो ऑन डैट केस इनके में जो है सो शासक में जो है सो विवेक आ गया और सैनिक में जो है सो साहस गुण आ गया, तो इसलिए जो है सो निजी संपत्ति रखने का यहाँ प्रश्न नहीं उठता है। नेक्स्ट हमारा है सामूहिक भोजन और आवास। किस कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से इस वीडियो को देख रहे हो बताना जरूर। संरक्षकों के पास व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होगी तो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होगी? इस संबंध में प्लेटो का कथन है कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य की ओर से की जाएगी। ठीक है, जो भी आवश्यकता होगी उनकी वो जो है सो स्टेट स्पॉन्सर्ड रहेगा। उनके पास जो भी वस्तुएं होंगी उन पर सामूहिक स्वामित्व होगा। वे सामूहिक रूप से एक भोजनालय में भोजन करेंगे और एक शिविर में निवास करेंगे। इसी को संपत्ति साम्यवाद का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, मतलब एक भोजनालय राज्य के द्वारा बना दिया जाएगा, उसी में लोग जो है सो जा करके भोजनालय करेंगे, भोजन करेंगे और आपका एक शिविर टाइप का टेंट टाइप का लगा दिया जाएगा, उसी में लोग जो है सो जा करके रहेंगे।
ठीक है, तो इसलिए संपत्ति नहीं चाहिए। आलोचना, विभिन्न आलोचकों ने इसकी आलोचनाएं की हैं जिसका उल्लेख हम निम्नलिखित रूप से कर सकते हैं। क्रिटिसिज्म के बारे में अगर देखेंगे, बात करेंगे, तो पहला पॉइंट है मानव प्रकृति के विरुद्ध। निजी संपत्ति रखना मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है जिसे रोका नहीं जा सकता। सेकंड अगर बात करें तो प्लेटो के संपत्ति साम्यवाद को अर्ध साम्यवाद कहा गया है क्योंकि उसका संबंध केवल शासक और सैनिक वर्ग से है। ठीक है, सिर्फ शासक और सैनिक वर्ग के लिए उन्होंने बात किया है, साम्यवाद बात किया है, तो इसलिए उसको अर्ध साम्यवाद बोला है। इन्होंने उत्पादक वर्ग के लिए जो है सो साम्यवाद की कोई डिफिनेशन ही नहीं दी है। ठीक है, उन्होंने उत्पादक वर्ग को जो है सो संपत्ति रखने का अधिकार दिया है, सब कुछ रखने का अधिकार दिया, लेकिन शासक और सैनिक वर्ग को नहीं दिया, इसीलिए ये अर्ध साम्यवाद है। थर्ड, उसने राज्य को दो भागों में बांट दिया है, एक संपत्ति रखने वाला वर्ग और एक संपत्तिहीन वर्ग। चौथा, प्लेटो का संपत्ति साम्यवाद प्रतिक्रियावादी है। ठीक है, इसको जो है सो अरस्तु भी जो है सो आलोचना में लेते हैं, अरस्तु भी इसकी आलोचना करते हैं जो कि आपके प्लेटो के शिष्य थे। अरस्तु ने भी संपत्ति साम्यवाद के सिद्धांत को मानव प्रकृति के विरुद्ध बताया है। सामूहिक संपत्ति की सदा उपेक्षा की जाती है। व्यक्तिक संपत्ति आदर्श जीवन के लिए आवश्यक है, इन्होंने बताया अरस्तु ने। राज्य की एकता साम्यवाद से नहीं बल्कि शिक्षा से संभव है और संपत्ति व्यक्तिक होनी चाहिए किंतु उसका प्रयोग सामूहिक हित में हो। ठीक है, प्रॉपर्टी जो है वो आपका इंडिविजुअल होना चाहिए लेकिन उसका उपयोग जो है सो लोगों की भलाई के लिए भी करनी चाहिए। ठीक है, जस्ट लाइक जब हमारा ये हुआ था, कोल्ड वार हो रहा था, तो उस समय जिस तरीके से इधर कैपिटलिस्ट थिंकिंग थी और इधर साइड जो है सो सोशलिस्ट थिंकिंग थी, उसी आधार पर जो है सो ये किया गया। नेक्स्ट हमारा है नारी साम्यवाद। ठीक है, कैपिटलिस्ट थिंकिंग और सोशलिस्ट थिंकिंग। जो कैपिटलिस्ट थिंकिंग है उसमें क्या था, कैपिटलिस्ट थिंकिंग में है कि हमारा जो है सो जो भी प्रॉपर्टी होगी वो इंडिविजुअली होगी, और सोशलिस्ट थिंकिंग में क्या थी कि जो भी हो गया वो सामूहिक होगी। तो इन दोनों को कोलैबोरेट कर दिया गया कि आपका जो है सो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी रहेगा लेकिन उसका प्रयोग जो है सो आप सामूहिक रूप से कीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका आता है नारी साम्यवाद। नारी साम्यवाद की बात करें तो नारी साम्यवाद प्लेटो के साम्यवाद का दूसरा पहलू है। इसका वर्णन हेरोडोटस के साहित्य में मिलता है, इसको दिमाग में रखिएगा, हेरोडोटस। एग्रेथिशियन और तथा सौरोमेशियन जाति में नारी साम्यवाद प्रचलित था। लीबिया के नासोमोनस तथा एशिया के मास्गेटिस जाति में स्त्रियां सार्वजनिक रूप से रखी जाती है। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा, ये और आपका लीबिया का ये और एशिया का ये। ठीक है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि नारी साम्यवाद जो है सो कहाँ कहाँ प्रचलित था। नेक्स्ट है प्लेटो के अनुसार नारी साम्यवाद। प्लेटो ने निम्नलिखित दुर्गुणों के कारण संरक्षक वर्ग के लिए निजी परिवार का उन्मूलन करना चाहा है। सपोर्ट करो इस चैनल को, आप लोग का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है इस चैनल को। पहला है परिवार सभी स्वार्थों की जड़ है। प्लेटो का विचार है कि परिवार स्वार्थपूर्ण और संकीर्ण भावनाओं को जन्म देने वाला है। परिवार के चलते ही लोग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाते हैं, इसलिए उसका उन्मूलन होना चाहिए। ठीक है, बहुत बार क्या होता है कि फैमिली प्रेशर में आके आदमी कुछ करना चाहता है, कुछ अच्छा करना चाहता है, लेकिन वो कुछ बुरा कर जाता है। ठीक है, तो वो स्वार्थी हो जाता है परिवार को लेकर के। नेक्स्ट है दूसरा है नारी मुक्ति। उस समय यूनान के विभिन्न नगर राज्यों में स्त्रियों की दयनीय दशा थी। वे घर की चार दीवारी से बाहर नहीं निकलती थी। उनका मुख्य काम था भोजन बनाना, बच्चा पैदा करना और उसका पालन पोषण करना। प्लेटो ने लिंग भेद के अतिरिक्त पुरुष स्त्री में कोई विभेद नहीं माना है। नेक्स्ट है अधूरी शिक्षा। बच्चों को परिवार में अधूरी शिक्षा दी जाती है, इसलिए उनके व्यक्तिक
का विकास नहीं हो पाता है। अतः इस आधार पर निजी परिवार का उन्मूलन होना चाहिए। ठीक है, जो भी चाइल्ड आएगा वो स्टेट फिर उसको देख रेख करेगा। ठीक है, उत्तम संतान के लिए यह आवश्यक है कि श्रेष्ठ स्त्री का श्रेष्ठ पुरुष के साथ यौन संबंध स्थापित कराया जाए। यह नारी साम्यवाद से ही संभव है। नेक्स्ट बात करेंगे राज्य परिवार का स्वरूप, फॉर्म ऑफ द स्टेट फैमिली। निजी परिवार के उन्मूलन के बाद प्लेटो ने राज्य परिवार का एक चित्र उपस्थित किया है, जिसका वर्णन निम्नलिखित रूप से किया गया है। पहला है यौन संबंध। प्लेटो के निजी परिवार के उन्मूलन के पीछे बाल ब्रह्मचर्य का उद्देश्य नहीं है। उसने यौन संबंध को सुरक्षित रखा है। राज्य परिवार में संरक्षक वर्ग को स्त्री संरक्षक वर्ग के किसी पुरुष की निजी पत्नी ना रहेगी। ठीक है, संरक्षक वर्ग में जो है सो निजी पत्नी रखने का नई कंसेप्ट है, बल्कि राज्य के संरक्षक वर्ग की सभी स्त्रियां संरक्षक वर्ग के सभी पुरुषों की समान रूप से पत्नियां होंगी। बच्चों पर सबका समान अधिकार रहेगा। कोई माता पिता अपने बच्चों को अपना पुत्र या पुत्री नहीं कहेगा और ना बच्चे ही किसी को अपना माता पिता कहेंगे। प्लेटो के शब्दों में that the wives of all guardians are to be common and their children are to be common and no parent is to know his own child nor any child his parent। ठीक है, सब कुछ जो है वो कॉमन रहेगा, कोई चीज़ पर्सनल नहीं रहेगा। प्लेटो के अनुसार पुरुष और स्त्री का सहवास कुछ विशेष अवसरों पर ही होगा और यौन संबंध को गुप्त रखा जाएगा। पहला, उम्र। प्लेटो ने स्त्रियों के लिए 20 से 40 और पुरुष के लिए 25 से 55 उम्र संतान पैदा करने के लिए निर्धारित किया। इस उम्र के पूर्व या बाद के संतान अवैध और अधर्मी होंगे, उनको गुप्त स्थान पर ले जाकर मार दिया जाएगा। सेकंड है, जन्मे बच्चे राजकीय शिशु गृह में रखे जाएंगे। संरक्षक पुरुष और स्त्री से जो बच्चे उत्पन्न होंगे उनको राजकीय शिशु गृह में रखा जाएगा। नर्स उनकी सेवा करेगी। माताओं को दूध पिलाने की छूट रहेगी, लेकिन उनको अपने बच्चों का ज्ञान नहीं कराया जाएगा। ठीक है, कि ये आपका बच्चा है, वो आपका बच्चा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट है, निर्धारित उम्र के बाद भी यौन संबंध। प्लेटो ने संरक्षक वर्ग को निर्धारित उम्र के बाद भी यौन संबंध स्थापित करने की छूट देता है, लेकिन अगर इस बीच कोई स्त्री गर्भवती हो जाती है तो उसे गर्भपात कराना होगा। इस प्रकार निजी परिवार के उन्मूलन से व्यक्तिगत स्वार्थ का अंत होगा। नारी को मुक्ति मिलेगी, बच्चों को उच्च शिक्षा दी जाएगी, उत्तम संतान की प्राप्ति होगी और राज्य की एकता सुरक्षित रहेगी। नेक्स्ट हम लोग आलोचनाओं की बात करेंगे कि आलोचनाएं क्या है इनके साम्यवाद की। बच्चे लोग, आप लोग सपोर्ट करो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। पहला है, परिवार पूर्णतः एक बुराई नहीं है। विद्वानों का मत है कि परिवार में केवल स्वार्थ नहीं है, बल्कि उसके अंतर्गत प्रेम, सेवा, सहयोग, निस्वार्थ, त्याग, संयम और परोपकारिता जैसे गुण भी प्राप्त होते हैं, जिसकी प्लेटो ने उपेक्षा की है। सेकंड है, पारिवारिक संबंध। पुरुष और स्त्री केवल यौन संबंध के लिए नहीं मिलती, बल्कि उन लोगों का संबंध आजीवन और आध्यात्मिक होता है। थर्ड है, नस्ल सुधार। ऐसा देखा गया है कि बुद्धिजीवी पुरुष के बच्चे आवारा और कुकर्मी निकलते हैं, इसलिए यह कोई आवश्यक नहीं है कि नारी साम्यवाद से उत्तम संतान की प्राप्ति हो। अमूल्य पारिवारिक शिक्षा। शिवाजी, महाराणा प्रताप, तिलक, लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, पटेल जैसे महान व्यक्तियों के निर्माण पारिवारिक शिक्षा की पृष्ठभूमि में हुआ। ठीक है, अब अरस्तु की आलोचनाएं देख लेते हैं कि अरस्तु जो है सो इस नारी साम्यवाद के विषय में क्या आलोचनाएं करते हैं।
तो अरस्तु ने कहा है कि राज्य की एकता नारी साम्यवाद से संभव नहीं है, पहला। दूसरा, एक सुंदर स्त्री के लिए आपस में संघर्ष हो सकता है। थर्ड, सामूहिक बच्चे उपेक्षा की दृष्टि से देखे जाएंगे। माता पिता को बच्चों का ज्ञान और बच्चों को माता पिता का ज्ञान ना कभी कराया जाएगा, तो वे अपनी आकृति से एक दूसरे को पहचान लेंगे। ठीक है, आकृति से पहचान लेंगे कि वो इसका है, वो इसका है। नारी साम्यवाद के अंतर्गत भाई बहन में भी विवाह हो सकता है, जो अनुचित है। नेक्स्ट है, स्त्री पुरुष समान नहीं है, दोनों में शारीरिक दृष्टिकोण से भेद है। नेक्स्ट है, बच्चों का अच्छा जीवन राजकीय शिशु गृह में नहीं हो सकता है। सातवां है कि नारी साम्यवाद के माध्यम से प्लेटो ने संरक्षक वर्ग में अविश्वास प्रकट किया है। आठवां है, प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में भी अविश्वास प्रकट किया है। नौवां है, संरक्षक वर्ग हमेशा सुख से वंचित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग निष्कर्ष की बात करेंगे। इस टॉपिक में कुछ है नहीं, मेनली जो है सो संपत्ति और नारी की साम्यवाद के बारे में बात किया गया है प्लेटो के द्वारा। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, आप लोग जो है सो नोट्स लिख लीजिए और 2-3 बार वीडियोस देख लेना, आराम से जो है सो एग्जामिनेशंस में लिख लोगे। कंक्लूजन की अगर बात करें तो इस प्रकार नारी साम्यवाद की आलोचनाएं की गई हैं। यद्यपि प्लेटो के साम्यवाद का व्यवहारिक रूप नहीं दिया जा सकता है, लेकिन फिर भी आदर्श जगत में इसका अनूठा स्थान है। H.G. वेल्स ने कहा है कि द रिपब्लिक इज अ ड्रीम ऑफ कम्युनिस्ट एरिस्टोक्रेसी। प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में अंतर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो था कि आज के साम्यवाद और प्लेटो के साम्यवाद में क्या अंतर है, तो उस बारे में अगर हम लोग देखें, उस बारे में अगर बात करें तो प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में क्या संबंध है, इसकी जानकारी हम निम्नलिखित रूप से कर सकते हैं। पहला, विभेद। तो प्लेटो का साम्यवाद अर्ध साम्यवाद है, क्योंकि यह केवल शासक और सैनिक वर्ग पर लागू होता है। ठीक है, जैसा कि हम लोग ऊपर बात किए कि प्लेटो का साम्यवाद जो है सो अर्ध साम्यवाद है, क्योंकि ये सिर्फ शासक और सैनिक पर काम कर रहा है। ठीक है, जबकि आधुनिक साम्यवाद पूर्ण साम्यवाद है, क्योंकि यह समाज के सभी वर्गों पर लागू होता है। ठीक है, जो उस समय का जो साम्यवाद था वो सिर्फ शासक और सैनिक वर्ग पर था, उत्पादक वर्ग पर तो नहीं था, उसके नीचे वाले वर्ग पर तो नहीं था। लेकिन यहाँ पर आधुनिक साम्यवाद जो है वो पूर्ण साम्यवाद है, क्योंकि यहाँ पर जो है तो सभी वर्गों पर लागू हो रहा है वो साम्यवाद। नेक्स्ट है, प्लेटो का साम्यवाद राजनीतिक है, जबकि आधुनिक साम्यवाद आर्थिक है। यहाँ पर जो है सो ये जो था वो प्लेटो का जो था पॉलिटिकल एस्पेक्ट था, यहाँ पर जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो आधुनिक साम्यवाद में क्या होता है, पूरा का पूरा प्रॉपर्टी और ये सब जो है सो हर चीज़ पर सरकार का अधिकार होता है। थर्ड है कि आधुनिक साम्यवाद के अंतर्गत बड़े बड़े उद्योग धंधों का सामाजिकरण और राष्ट्रीयकरण किया गया है, जबकि प्लेटो के साम्यवाद में ऐसी बात नहीं है। प्लेटो का साम्यवाद निषेधात्मक है, क्योंकि संरक्षक वर्ग सोना चांदी के स्पर्श से दूर रहता है, जबकि आधुनिक साम्यवाद में लोग भौतिक वस्तुओं का उपभोग करते हैं। पांचवा है, प्लेटो का साम्यवाद 3 वर्गों पर आधारित है, जबकि आधुनिक साम्यवाद वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाहता है, जिसमें वर्ग हो ही नहीं। लेकिन प्लेटो का साम्यवाद जो है 3 वर्ग पर था, शासक था, सैनिक था, संरक्षक वर्ग था और उत्पादक वर्ग था, ये 3 मेन थे। ठीक है, नेक्स्ट है 6th, प्लेटो के साम्यवाद में राजनीतिक और आर्थिक शक्ति को पृथक रखा गया है, लेकिन आधुनिक साम्यवाद में ऐसी बात नहीं है। 7वां, आधुनिक साम्यवाद में राज्य का नाश करना चाहा है, जबकि प्लेटो का साम्यवाद राज्य पर आधारित है। ठीक है, 8वां है, प्लेटो के साम्यवाद में नारी साम्यवाद है, जबकि आधुनिक साम्यवाद में इससे वंचित है। समानता के बारे में बात करते हैं तो दोनों राज्य कल्याणकारी समाज में विश्वास रखते हैं। दूसरा है, दोनों व्यक्तिगत संपत्ति को सभी बुराइयों का जड़ मानते हैं। तीसरा है, दोनों निःशुल्क, अनिवार्य और राज्य नियंत्रित शिक्षा में विश्वास प्रकट करते हैं। चौथा है, दोनों कला, विज्ञान और साहित्य पर नियंत्रण रखते हैं।
5वां है दोनों एक राज्य धर्म में विश्वास रखते हैं। 6ठा है दोनों राज्य की एकता में आस्था प्रकट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग कॉन्क्लूजन के बारे में देखेंगे कि कॉन्क्लूजन क्या है। जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे भी काम देगा ये चैनल। और लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा और सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। कॉन्क्लूजन की अगर बात करें, निष्कर्ष की, तो उपयुक्त समानताओं के आधार पर यह नहीं समझ लेना चाहिए कि प्लेटो का साम्यवाद आधुनिक साम्यवाद में गहरा संबंध है। वस्तुतः ये समानताएं ऊपरी धरातल पर है। यदि सूक्ष्म रूप से दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। दोनों के अंतर को हम एक वाक्य में प्रकट कर सकते हैं। प्लेटोज कम्युनिज्म इज कंसर्न्ड विथ स्पिरिचुअलिज्म whereas द मॉडर्न कम्युनिज्म इज कंसर्न विथ मैटेरियलिज्म। इसका यह अर्थ हुआ कि प्लेटो के साम्यवाद का संबंध आध्यात्मवाद से है, जबकि आधुनिक साम्यवाद का संबंध भौतिकवाद से है। ठीक है, प्रोफेसर क्रॉसमैन का भी यही निष्कर्ष है। ठीक है, अगर आप लोग जो है सो सुपर थैंक्स नहीं देना चाहते हैं या फिर चैनल ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो इस चैनल को इसके माध्यम से भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए ताकि मैं और भी वीडियोस आप लोगों के लिए, आप लोगों के एग्ज़ाम्स के लिए लाता रहूं, नोट्स देता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।